सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय एक बार फिर है 8वीं बार गतिरोध बरकरार। संदर्भ है केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नई नतीजा निकल पाना। करीब 4 घंटे चली बैठक में किसानों ने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान नेताओं का कहना है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। इस बैठक में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन सकी। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन किसको थका रहा है। किसान सरकार को थका रहे हैं, सरकार किसानों को थका रही है, या दोनों मिलकर मीडिया को थका रहे हैं, या तीनों मिलकर देश को थका रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ से परे हो रखा है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। जब सरकार को यह स्पष्ट तौर पर पता था 22 दिन के अंतराल के बाद जब बैठे कि किसान केवल और केवल इसी बात पर मानने के लिए तैयार हैं कि आप इन तीनों कानूनों को निरस्त करो, तो उसके बाद में फिर बैठक पर बैठी क्यों रहे तब जब आप कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं। एमएसपी के संदर्भ में सरकार के तमाम जिम्मेदार नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि देश के वित्तीय हालात इसे कानूनी रूप देने के संदर्भ में इजाजत नहीं देते, तो फिर भी किसान इस संदर्भ में इतनी जिद पर क्यों है। समझ से परे हो रखा है कि आखिर वस्तुतः दोनों ही पक्ष चाह क्या रहे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि 8 तारीख को सहमति के नाम पर क्या कुछ करने के लिए फिर बैठने जा रहे हैं। क्या दोनों के पास समय का अभाव है जिसके चलते लग रहा है कि कुछ नहीं, दिल लगी ही कर लेते हैं, क्योंकि पूरा देश टकटकी लगाए समाधान की उम्मीद करता है और हर बार की बैठक के बाद में यही कहा जाता है कि अभी कुछ निकला नहीं है, हम अगली बार फिर बैठेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। उनके साथ बातचीत के आधार पर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। पर इस पूरे सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र खासा दिलचस्प है। किसने लिखा ये हमें नहीं पता, लेकिन श्लोक की शक्ल में है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि यस किंचन दातव्यम तस्य देयम किमुत्तरम अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः। अर्थात जिसको कुछ नहीं देना हो उसे क्या उत्तर चाहिए। आज सायं, फिर प्रातः, फिर सायं, फिर प्रातः, मतलब कुल मिलाकर तारीख के बाद तारीख कमोबेश यही स्थिति है। किसान सरकार को कोई राहत नहीं देना चाहते या सरकार किसानों को नहीं देना चाहती, इसी को समझने की बात है। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चेंगल रेड्डी हैं, देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ। इस चर्चा के लिए एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी हैं, देश के शीर्षस्थ पत्रकारों में शुमार। वह एक बार फिर हमारे पैनल का हिस्सा है किसान से जुड़े हुए मसले पर। हमारे साथ स्वामेंद्र है, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, वह भी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। कुलदीप वत्स, हरियाणा के कांग्रेस इकाई के एक महत्वपूर्ण नेता और विधायक, वह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ दीपक जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा किरदार, साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर चेंगल रेड्डी जी से करते हैं। चेंगल रेड्डी जी इन कानूनों के समर्थक रहे हैं। उनका मानना रहा है कि किसानी इस देश में लंबे अरसे से परेशानी का सबब रही है। इसको हानि से लाभ के धंधे में बदलने के लिए इन कानूनों का होना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, तो डॉक्टर चेंगल रेड्डी से समझना यह है कि बदलते वक्त के साथ क्या डॉक्टर रेड्डी का नजरिया बदला, और अगर डॉक्टर रेड्डी का नजरिया नहीं बदला है तो किसानों को बदलने के लिए सरकार का पूरा तंत्र और आप जैसे विशेषज्ञों के होते हुए भी बात क्यों नहीं बन रही है। गवर्नमेंट और किसान के बीच में तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आप जैसे आप कंफ्यूजन है, हम भी कंफ्यूजन है। पूरा देश में 95% किसान कंफ्यूजन है। ये कौन बैठे हैं? अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए हम 30 साल से काम किए, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर अमल करने के वास्ते हम कोशिश ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला। ये रिफॉर्म्स के वास्ते हम इतना कोशिश किए। अब वो ठीक है, कोई बात है, 10-12 साल तो हो गए, नहीं आया, अभी तो आ गए। अब इसके बारे में खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं। कानून होने के बाद पार्लियामेंट एनैक्टमेंट, थोड़ी किसान बैठ के इसको वापस लेना, ये क्या कैसे डिस्कशन हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो रहा, ये तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। जब से आजादी आए
पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो एक जजमेंट देता, कोई आके सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बोल सकते आप वापस ही ले लो। अच्छा ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट ठीक नहीं तो उसको अपील करना। अच्छा, पार्लियामेंट जो भी एनेक्टमेंट करता उसको डिस्कशन के बाद उसके अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, कुछ जो भी कर सकते। मगर ऐसा चीज है यहाँ क्या हो रहा हमको, मेरे को खुद नहीं मालूम। अब हम भी 30-40 साल काम किए, अभी अचानक हम तो बहुत खुश था कि ये जो एक्ट्स आ गए, अचानक जो 3-4 महीने से अब दिल्ली में ये लोग हम बैठे। भाई एक चीज मेरे को तो समझ में नहीं आता, हम 30-40 साल काम किए, कभी भी किसान की जो एजिटेशन होना बोले तो 2-3 दिन आने के वास्ते कोई किसान सामने नहीं आता। अगर वो 2 घंटे 3 घंटे आके बैठे तो उसको बहुत मुश्किल है, क्यों कोई 99% किसान को वक्त नहीं है। मगर यहाँ ऐसा हो रहा कि ये जो लेबर यूनियन, नहीं तो बैंकर्स यूनियन, नहीं तो इंडस्ट्रियल यूनियन वाले जैसे स्ट्राइक कर रहा, ऐसा हो रहा है यहाँ। कैसा है समझ में नहीं आता मेरे को। कोई किसान घर छोड़ के 30-40-50 दिन नहीं बैठ सकता। और यहाँ डॉक्टर रेड्डी जैसा अनुभवी कृषि विशेषज्ञ उलझन में है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं इस पूरी बातचीत के अंतर्गत दीपक जोशी जी के पास चलता हूं। दीपक जी, इस पूरे आंदोलन के साथ संवाद की कमान आपके पुराने साथी, आपकी पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाल रखी है। नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की है। ऐसा सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ 8 दौर की बातचीत के बाद भी देश के सामने उलझन के तौर पर ही सामने आ रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहां चूक रहे हैं और कहां नतीजा निकाल पाने में नाकाम हो रहे हैं? बहुत बड़ी मुक्ति है नरेंद्र सिंह की। मैं तो राजनीति में उनके माध्यम से ही आया था जी, विद्यार्थी राजनीति में। और मैं जानता हूं कि नरेंद्र सिंह जी कभी भी जी अच्छी बात को बता नहीं सकते जी। जो गतिरोध है वो कानून को लेकर है। कानून को लेकर होने के बाद जैसा रेड्डी जी ने बताया कि आज की तारीख में 95% लोग जो कि देश में है, कृषि से जुड़े हुए हैं, वो कहीं भी इस कानून से ना विरोध में है, ना उनको लगता है कि कानून हमारे खिलाफ है जी। ये जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनकी निरंतरता क्यों बनी है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। इसी कारण से आज 8वें दिन बातचीत का कंटिन्यू सिलसिला है। और पहले तो ये भी खबर आई थी कि 2 पॉइंटों पे लगभग सहमति बनी है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जैसे व्यक्तित्व उनके साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा और किसान निकली की सरकार है। और मुझे जहां तक लगता है, मैं तो किसानों के बीच रहने वाला, ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हूँ, इस नाते में मुझे लगता है कि मंडियों की लंबी लंबी लाइनें, मंडियों का लंबा लंबा इंतजार, किसान को एक व्यापारी के भरोसे से वोट देना, ये कहीं ठीक नहीं है। तो इसे मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे लगता है, मैं तो बहुत से गाँव में भी गया हूँ, जिले के बाहर भी गया हूँ, आम किसान से मैंने पूछा है कि आपको कुछ दिक्कत है क्या इस कानून से। उनका कहना है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फायदा है। आपके चैनलों में होशंगाबाद के, अशोकनगर के किसानों को दिखाया गया जो कह रहे हैं कि हमें तो इस कानून से फायदा ही हुआ है, फायदा की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो संवाद बन रहा है, इस संवाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि देश की उन्नति, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कृषि को लाभ का धंधा बनाना और किसान की आय दुगनी करना, उसमें एक बड़ा कदम जो उन्होंने रखा है उसको कहीं ना कहीं गतिरोध में लाना चाहते हैं। दीपक जी, मेरे आपसे 2 सवाल है मात्र। आप स्वयं एक सरकार का अभिन्न हिस्सा रहे, मंत्री रहे। किसान हर दौर की बातचीत में स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं एमएसपी के संदर्भ में कानून चाहिए। एक दूसरा उनकी मांग है ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इतनी बार की बातचीत में ये 2 मांग स्पष्ट है। आपसे जानना है, जब ये मांग माननी नहीं आपको, इस पर आपकी सहमति बनी नहीं, तो बार बार किसानों को बुलाते क्यों हैं और बुलाकर सरकार अपनी बेइज्जती कराती क्यों है? किसान 40-40 की संख्या में नेताओं की शक्ल में आते हैं, 2 बजे आते हैं और इसके बावजूद भी फोन करके लंगर से खाना मंगाते हैं। फिर पूरे देश के टीवी चैनल पर चलता है कि सरकार का दिया हुआ खाना किसानों ने नहीं खाया, लंगर से भोजन आया है, उस भोजन को कर रहे हैं।
और कुल मिलाकर शाम को खबर ये आती है कि बात बनी नहीं, फिर से बैठेंगे। आपसे जानना यह चाहता हूं कि सरकार इस तरीके से किसानों की बेइज्जती कर रही है या अपनी बेइज्जती करा रही है, एक सवाल ये। और दूसरा ये, जब कानून रद्द करना नहीं है तो एक नतीजे के तौर पर, एक दृढ़ निश्चयी सरकार के तौर पर, एक दमदार सरकार के तौर पर देश के कृषि मंत्री ऐलान क्यों नहीं करते कि कानून के रद्द होने पर कोई बात नहीं होगी, फैसला हो जाए? दो सवाल आपसे। देखिए, बेइज्जती की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में अपनी मांग को रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सरकार कहीं न कहीं इतनी संवेदनशील है कि लगातार बातचीत के माध्यम से अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। और मुझे लगता है कि जो किसान भाई वहां पर बैठे हैं, अगर वो अन्य राज्यों के किसानों से चर्चा करेंगे तो उसके बाद उन्हें भी लगेगा कि कहीं न कहीं ये कानून हमारे हित में है। और मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों के अंदर कोई बहुत अच्छा हल इस चीज का निकलेगा। अभी जो बातचीत का सिलसिला है उसमें कहीं न कहीं संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और जहां तक आपने कहा कि सरकार बाध्य क्यों नहीं कर रही, सरकार क्योंकि अन्नदाता है, किसान को हम अपना अन्न पैदा करने वाला भगवान मानते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में सरकार उनको जबरदस्ती कोई चीज लाना नहीं चाहती, लेकिन उनको कन्विंस कराने की जो बात है वो सरकार लगातार कर रही है। और मुझे लगता है कि कन्विंस होंगे किसान। दीपक जोशी जी दावा कर रहे हैं कि सरकार अन्नदाताओं के साथ कोई जबराना कोई काम नहीं करना चाहती है। आपने पूरे के पूरे कानून पहले अध्यादेश की शक्ल में और फिर संसद में पारित करा के दे दिए, उसके बाद अब आप बैठ के कर रहे हैं। फिर भी सरकार का दावा है कि हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हमारे साथ कुलदीप वत्स भी हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है। दीपक जोशी जी दावा कर रहे हैं कि 2-4 दिन में समाधान निकल जाएगा। 40 दिन आंदोलन को हो गए, 60 से ऊपर किसानों की मौतों का दावा है इस आंदोलन के दौरान। आज की जो बैठक हुई उसमें 2 मिनट की श्रद्धांजलि भी हो गई। श्रद्धांजलि तो बैठककर्ताओं ने दे दी, पर समाधान बैठक से निकल कर नहीं आया। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहता हूं, किसान थका रहे हैं सरकार को या सरकार थका रही है किसानों को? कुछ समझ पा रहे हैं आप? चेंगल रेड्डी जी तो नहीं समझ पाए कि चाह कौन क्या रहा। धन्यवाद आपका, जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं मैं जी। और मैं हमारे जो पूर्व मंत्री है मैं उनको सुन रहा था जी। पहली बात तो आज मेरे साथी, हमारे जो बीजेपी के साथी कह रहे हैं जी कि 2-4 दिन में हल निकल जाएगा। मैं इनको बताना चाहता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं जी, 40 दिन से इस देश का किसान, आप कहते हम किसान हैं जी, अगर आप किसान के बेटे हो और किसान के बारे में आप में जरा सी इंसानियत किसान के नाते होती, 40 दिन से आज 0- डिग्री में किसान मर रहे हैं, बॉर्डरों के ऊपर पड़े हैं। जब पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के किसान ने एक बात कही कि हम इस चीज को नहीं चाहते, जब इन्होंने लेना ही नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या ऐसी जल्दी है, क्या ऐसी जरूरत आगे पड़ गई आपको कि वो लेना नहीं चाहते, आप देना चाहते हो? क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? आज ये 2 मिनट की श्रद्धांजलि दे दी। जो 60 किसान आज इस आंदोलन में शहीद हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 2 दिन की बात कहते हैं, अनगुण सरकार आपकी है, आपके नेताओं को पीयूष गोयल की बात करते हो, पीयूष गोयल से ये पूछिए कि 1 एकड़ में कितना बाजरा बूता है, पीयूष गोयल से ये पूछिए कि 1 एकड़ में कितनी सरसों बूती है। ऐसे ऐसे आपने महानुभाव मध्यस्थता के लिए बता रखे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जी, आपके पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज, हमारा मुंह मत खुलवाइए। कौन सा मुंह है जो आप खोलना चाहते हो? खोल के दिखाइए देश की जनता को। आज लोगों को, आपने लोगों को ये किसान जय जवान जय किसान एक नारा देते थे, चौधरी चरण सिंह का, चाहिए एक नेताओं का हो चाहे किसी का हो, एक नारा होता था जब किसान खेत में जाता था तो नारा देता था जय जवान जय किसान। आज आपने इसी किसान का बेटा को सीमा पे शहीद कर रहे हो और इसी किसान को उसके खेत के अंदर आप शहीद करने का काम कर रहे हो। आप जब किसान ने जरूरत नहीं है, आप किसान ने कह दिया हमने जरूरत नहीं है, फिर क्यों अडानी अंबानी आपके क्या लिखते हैं? आपके रिश्तेदार लगते हैं। आप गरीब की बात करते हो, ये देश को किसान के रूप में मारने का काम आप कर रहे हो। इस देश में आज जो किसान है, किसान की वजह से आज हम जिंदा हैं। कोरोना काल में आपके प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री एक बात कहते थे, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 किलो अनाज सब अन्नदाता दे। किसान एक ऐसी शख्सियत थी, कोरोना काल में सब आप और हम घरों के अंदर घुसे हुए थे और किसान के बेटे और किसान मजदूरी करके किसान ने इस प्रदेश का, इस देश का पेट भरा। किसान ने कोरोना काल में भी
इस देश की के लिए सारा सहयोग किया, उनके बेटों ने आज आज आपने इतनी फोर्स दिल्ली के अंदर लगा रखी है, आपको शर्म नहीं आती है? रोज हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जो आज के हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री होते थे, कहते थे एक सिर के बदले 10 सिर लेके आऊंगा। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज 47 लड़कों की एक दिन में शहादत दी जाती है। कुलदीप जी एक बात बताइए, मैं आपने सारी बात कह ली, आज जेल नहीं कुलदीप जी एक मिनट और, एक सेकंड और लूंगा। ये किसान का अपमान करना बंद कीजिए। किसान के साथ जो भद्दा मजाक आप कर रहे हो, आज आप किसान को, बाप और बेटे को लड़ाने का काम कर रहे हो। आपने बॉर्डर पे हमारे जवान साथी हैं, उनको खड़ा कर रखा है, वो हमारे बेटा हमारे भाई है। क्या 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 बात करते हो आप? देश चलाने की बात करते हो, ऐसे ही देश चलता है? आपने देश को बर्बाद करने का काम किया। कुलदीप जी, मेरा जो सवाल है आपसे वो जानने में यह है कि सरकार ने आज भी ये कहा कि हमें पूरे देश को ध्यान में रखकर चलना है, एक क्षेत्र विशेष के आधार पर फैसला नहीं हो सकता। सरकार की बार बार ये दलील है कि ये आवाज पूरे देश की नहीं है। पंजाब, मूलतः कुछ हद तक हरियाणा ही केवल इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि इससे आड़तियों के हित प्रभावित होते हैं। बाकी पूरे देश से कहां आवाज है? क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन भले दिल्ली में लोग पहुंचे हों, लेकिन पूरे देश से आवाज नहीं उठी, इसलिए समाधान नहीं निकल रहा? सर देखिए जी, ये आवाज बिहार से उठी, मध्य प्रदेश से उठी, महाराष्ट्र से उठी, गुजरात से उठी। ये अगर इतना इनको डर नहीं है तो लोगों को आने क्यों नहीं देते? क्यों बॉर्डर सील करा रखे हैं? क्यों यूपी के बॉर्डर सील है? क्यों बिहार के बॉर्डर सील है? क्यों गुजरात के बॉर्डर सील है? क्या कारण है? ये झूठ बोलते हैं, ये प्रोपगंडा करते हैं। ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। बिहार के प्रोपगंडा कर रहे हैं। बिहार के लोगों से आप पूछिए कि बिहार के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है। ये गलत है। देखिए मैं कुलदीप जी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। हमें बात तो स्वामी इंद्र जी और प्रमोद जोशी जी से करनी है, लेकिन मेरे साथ में अभिमन्यु कोहड़ जुटे हैं जो उस बैठक का हिस्सा थे। कुलदीप जी आप 1 मिनट के लिए रुके, आपको वो बात सुननी चाहिए क्योंकि उससे हमारी चर्चा को दिशा मिलेगी। अभिमन्यु कोहड़ जी उस बैठक में शामिल थे जो 4 घंटे चली आज 8वें दौर की। क्या कुछ उसमें हुआ उसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। अभिमन्यु जी किस लिए गए थे बैठक में 8वीं दौर की और क्या लेकर निकले? देखिए, हम इस बैठक में बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन बैठक में कुछ भी ठोस नहीं निकला और बैठक बेनतीजा गतिरोध जारी है। बैठक में सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात निकली और वो ये निकली कि हमने पिछली मीटिंग में भी ये निवेदन किया था कि मीटिंग से पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि की जाए, लेकिन उस समय कृषि मंत्री जी ने हमारे शहीद किसानों के लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे हम बड़े आहत हुए थे। इसी बार मीटिंग की शुरुआत में हमने फिर वही बात कही और अब की बार 2 मिनट का मौन व्रत धारण करके शहीद किसानों को श्रद्धांजलि की गई और मीटिंग की शुरुआत। जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई हिमांशु जी, तो केंद्र सरकार वही पुराने राग अलापने लग गई और कहने लगी कि जी सेक्शन वाइज क्लॉज वाइज डिबेट हो जानी चाहिए। हमने उस पर ऐतराज जताया और हमने कहा कि 3 तारीख की बैठक में हम सेक्शन वाइज और क्लॉज वाइज डिबेट कर चुके हैं मंत्री, और उसका कोई नतीजा, उससे उस समय आप कोई जवाब नहीं दे पाए थे। हम चाहते हैं पूरे कृषि कानून रद्द किए जाए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। तो उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से तर्क आया कि जी हमें तो दूसरे राज्यों के किसानों से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं सरकार के पास आके। तो हमने उससे भी ऑब्जेक्शन किया और हमने ये कहा कि हम जानते हैं वो लोग कौन लोग हैं जो आपको समर्थन देते हैं, ना तो वो किसान है। हमने उनको बताया कि अभी कुछ दिन पहले 1 लाख दावा किया गया था कि हरियाणा से 1 लाख किसानों ने सरकार को समर्थन दिया। तो हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि 116 फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के नाम लिख के दे दिए गए और वो एफपीओ कहीं ग्राउंड पे भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसके बाद हमने बताया कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने सरकार का समर्थन किया। तो उस व्यक्ति की जो हमने जांच पड़ताल की, जो समर्थन देने का दावा कर रहा था, तो मालूम चला कि वो जी अभिमन्यु जी, उसने कानून बनाने से पहले किसी किसान संगठन से बात की हो, ऐसा कोई उनके पास डाटा नहीं है। तो देश को गुमराह करने का काम सरकार बंद करे और सरकार देश के अन्नदाता की बात सुने। अभिमन्यु जी, मेरा एक सवाल आपसे है, उसके बाद हम अपनी बातचीत को यही रोकेंगे कि सरकार से आपने पिछले दौर की बातचीत की थी, तब भी आपका बार कहना था जब 22 दिन का गतिरोध था कि कानून रद्द करेंगे नहीं करेंगे, केवल इस पे बात होगी।
फिर भी आप हर बार सरकार के बुलावे पर पहुंच रहे हैं और अब की बार भी दावा किया है कि 8 तारीख को हम फिर बैठेंगे। किस लिए? जी। क्या सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को हम घोषणा करेंगे निरस्त करने की? ऐसा कुछ नहीं कहा गया सरकार की तरफ से। देखिए हंस जी, इसमें क्या है कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और लोकतंत्र में किसी भी चीज का समाधान निकलता है वो बातचीत से ही निकलता है। आपकी ये बात भी सही है कि लगातार बातचीतों का दौर हो रहा है लेकिन उससे कुछ निकल नहीं रहा, जो स्थिति थी वही स्थिति है। तो इस सवाल इस तरह होता है कि डायरेक्ट सवाल आपके मन में कि भाई जब बातचीत नहीं निकल रहा है तो बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा पक्ष यहाँ पे ये है कि यदि हम बात नहीं करेंगे तो उल्टा मीडिया के जो हमारे भाई बहन और कोई भी समाधान निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत से समाधान निकलेगा। अभिमन्यु जी इस बात को कह रहे हैं, पर ये बोध अभिमन्यु जी को 22 दिन बाद क्यों आया? बीच में 22 दिन बातचीत रुकी रही थी। स्वामी इंद्र मेरे साथ में है। इंद्र जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, 22 दिन में ऐसा क्या दबाव बना था जो आप बात फिर शुरू कर दिए? कहानी तो वहीं की वहीं है, देश समझ नहीं पा रहा 22 दिन क्यों बात नहीं किए थे और अब क्यों बात कर रहे हैं? हिमांशु जी, जैसे आपको पता है ये जो आंदोलन है मानवतावादी विचारधारा से लड़ा जा रहा है। संविधान को मद्देनजर रखते हुए जो हमें संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी वार्ता कब बंद होती है। हमारा मकसद ये है कि देश के किसानों को न्याय मिले, देश के उपभोक्ताओं को न्याय मिले। ये जो काले कानून लगा दिए गए हैं देश के ऊपर थोपने की सरकार ने काम किया है। आपको पता है कि आज देश के अंदर महंगाई इतनी चरम सीमा पहुंच गई है कि साधारण उपभोक्ताओं के पास खाने पीने के जो संसाधन है वो कम करते जा रहे हैं और कंपनियों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे। इंद्र जी, आप फिर से मुझे आंदोलन का कारण बताने लगे। मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर था कि आपने 8-10 दिसंबर को बातचीत तोड़ दी थी। सरकार बोलती रही कि हम बात करना चाहते हैं, किसान ये कहते रहे कि जब तक आप इन कानूनों के संदर्भ में फैसला नहीं लेते हमें बात नहीं करनी। 10 दिन बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, लेकिन देश को दिखाई दे रहा है जहां बातचीत छोड़ी थी आपने, बात वहीं पर अटकी हुई है। तो जानने में दिलचस्पी है कि 22 दिन जब बात नहीं की थी तो क्या ऐसा आश्वासन मिला था जिसके कारण से बात शुरू की और फिर से आपको वैसी स्थिति में रखा हुआ है, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं और 8 तारीख को क्या इसलिए जा रहे हैं? हिमांशु जी, ये आपको पता है संवाद एक मात्र तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लोकतंत्र की परंपरा है, हम संवाद को बनाए रखें। जो प्रतिरोध आया था सरकार की तरफ से आया था, सरकार की तरफ से आया था कि हम आपकी बातें मानेंगे और आपने देखे क्या होगा, 7 करोड़ की वार्ता सरकार ने किसान में से 2 मान ली। जो हम ये कह रहे थे, जो हमारा पहली बात है उसको आप उस पे आप ध्यान दीजिए। इस बार सरकार ने नहीं माना, शायद यही हम लगातार सरकार चर्चा कर रहे होंगे। अगर सरकार कुल मिला के दुहाई इस बात को लेकर है स्वामी इंद्र जी की लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है। लेकिन हमारे साथ में प्रमोद जोशी जी हैं, ऐसे कई आंदोलन के साक्षी रहे हैं बतौर पत्रकार, बतौर संपादक। इस आंदोलन पर उनकी अपनी दृष्टि कुछ अलग हमेशा रही है, पहले भी हमारे पैनल में रहे, अपने नजरे से दिए। आपसे जानना चाहता हूं 2-3 मुद्दों पर। एक, किसान इसी बात से खुश हैं भाई, पिछली बार हमारे जो किसान इस आंदोलन के अंतर्गत नहीं रहे, उनके संदर्भ में कृषि मंत्री जी ने पिछली बार हताहत शब्द का प्रयोग किया था, इस बार उनके संदर्भ में 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। दूसरा, पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि कानून रद्द नहीं हो सकते, इस बार भी सरकार ने उसी स्टैंड को कायम रखा कि रद्द नहीं हो सकते और फिर बात करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि कुल मिलाकर सरकार किस नीति पर चलना चाह रही है? सरकार ना तो दृढ़ता के साथ ये कहती है कि इससे इतर कोई बात है तो हम बात करेंगे, करते हो तो ही कोई बात बनेगी। आपकी दृष्टि से देखते हैं प्रमोद जी से। देखिए मैं तो यही देखता हूँ ये दोनों तरफ से रणनीतिक एक प्रकार की, या कहिए नर्व्स एक दूसरे के की को परखा जा रहा है, या देख रहे हैं कि एक पक्ष, कोई पक्ष किसी एक समय पर जाकर के थोड़ा झुके। मोटे तौर पर जो मैं देख पा रहा हूं
जी, वो ये कि दोनों पक्षों को एक दूसरे को कुछ फेस सेविंग या कुछ ऐसा मौका देना चाहिए ताकि एक समझौता हो सके। समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे को की बात को मानने का और दूसरे की बात भी स्वीकार करेंगे। लेकिन वो स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं, ये तो बेहतर होगा कि ही स्पष्ट करे, क्योंकि सरकार पर जिम्मेदारी है किसी भी चीज चलने की। अब जो आज हम बातें सुन रहे हैं कि उन्होंने शोक किया, संवेदन, तो ठीक है, सरकार कोई दुश्मन है, सरकार किसानों की सरकार है, और ये शब्द या ऐसे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो पूरी किसानों के साथ सर्दी होनी चाहिए। इसलिए पर मैं इस पूरी चीज को नहीं समझ पा रहा हूं कि ये राजनीतिक कहीं ना कहीं भाव है अंदर, हो सकता है किसानों के बीच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार इस बात को समझ रही है कि इसको चलाने में फिलहाल रास्ता नहीं निकला, इसको चलाते रहना चाहिए। प्रमोद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप इस आंदोलन को लगातार देख रहे हैं, दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, क्या ये बात कहना सही है? क्योंकि सरकार ने किसान संगठनों की मांग पर समय समय पर लचीला रुख भी दिखाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री जब ये बोल रहे हो कि ये बहुत ही बेहतर कानून है, इसके बाद भी बातचीत के आधार पर तमाम संशोधन के प्रस्ताव सरकार ने मानते हुए किसान संगठनों को उपलब्ध कराए। 22 पन्ने का पत्र भेजा था, जिसमें जितनी आपत्तियां किसान संगठन बताते थे उनमें से कई चीजों को शामिल किया गया था कि हम इसे संशोधित कर लेंगे। एक दूसरा, जैसा स्वयं अभी हमारे साथ में स्वामी इंद्र जी ने माना कि पिछले दौर की बातचीत में 2 विषयों पर सहमति बनी, 4 मुख्य मांगे, उनमें से 2 पर सहमति बनी, पराली के संदर्भ में और बिजली बिल के संदर्भ में, नई व्यवस्था के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार, एक मजबूत सरकार, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार किसान संगठनों की मांग पर समय समय पर झुकाती नजर आई। पर किसान अभी तक अपनी मांग के संदर्भ में 1 इंच भी टस से मस नहीं। समझौते की बात होती है, दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा लचीले रुख की उम्मीद होती है। आप समझ पा रहे हैं कि किसान संगठन इतना आक्रामक, इतना ज्यादा जिद्द के साथ कहें या दृढ़ निश्चय के साथ कहें, जैसा जिसको शब्द भाए, क्यों है? आप इसको समझ पा रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही, अड़ना शब्द कहें तो अड़ने तो किसानों की तरफ से ही है जी, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ राहत या छूट या आप कहें जो अंदर से सुनाई पड़ती हैं बातें जी, वो सरकार की तरफ से नहीं, अंदर से सुनाई नहीं, बाकायदा लिखित में प्रस्ताव दिया है प्रमोद जी। 22 पन्ने का पत्र भेजा था, जिसके अंतर्गत किसान संगठन कहते थे कि अदालत जाने का नहीं है, सरकार ने कहा कर देंगे अदालत के संदर्भ में। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स का प्रावधान नहीं था, वो उसके संदर्भ में भी हो गया, टैक्स भी लगा देंगे। तो ऐसे तमाम संशोधन सरकार ने प्रस्तावित किए थे, लेकिन किसान संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सामने है। हाँ, तो अड़ना शब्द इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कहा जाए तो किसानों के तरफ के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि किसान स्वीकार नहीं करते और किसान पूरी तरह से सरकार को परास्त करना चाहते हैं। एक तरीके से यही कहा जाए, तो जो मुझे व्यावहारिक नीति फिलहाल नहीं लगती, लेकिन इस है तो फिर उनको सफल होना चाहिए। अगर इतना उनको लगता है तो सरकार को झुका पाएंगे तो किसान सरकार को परास्त करने के लिए प्रयत्नशील है। मैं एक बार फिर डॉक्टर चेंगल रेड्डी जी के पास आता हूं। रेड्डी साहब, अब आप इस पहेली को बूझेंगे, किसानों को इतना भरोसा कैसे है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की स्पष्ट बहुमत की दूसरी बार चुनी गई सरकार को परास्त कर लेंगे? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, जो देश के सम्मुख मन की बात के माध्यम से, किसानों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से, बनारस के किसानों से, कच्छ के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से, 6 राज्यों के किसानों से ये बार बार बता रहे हैं कि हम इतना अच्छा कानून लेकर आए हैं, उस कानून को रद्द कर लेंगे, ये उम्मीद क्या
आप रख पा रहे हैं रेड्डी साहब? देखिए, जहां तक हम है, वो जो कानून जो भी लाया वो स्वामीनाथन रिपोर्ट 10, 15, 20, 25 साल से हमने कोशिश कर रहा था। अब कानून आ गए जी। अब ये मोदी साहब किए बोल के हो सकता कि उनके अपोजिशन वाले एनजीओ से, लेफ्टिस्ट से, जो आरएसएस, बीजेपी, मोदी का खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, वो इकट्ठा होके मोदी साहब को जरा कम करने के वास्ते, जरा उनका इमेज को डैमेज करने के वास्ते कोशिश करने का। देखिए, पेपर में देखो तो क्या मालूम हो रहा, आखिर ये क्या है? ये जो कानून है, अरे हम सब किसान के सामने 30 साल से है। अच्छा, दूसरा सर्विस इंडस्ट्री में आया, एग्रीकल्चर में नहीं आया। अब मोदी साहब ने लाया। अच्छा बुरा है तो सबसे डिस्कस करके कुछ न कुछ तरीका, कुछ चेंजेस है तो ला सकते। मगर क्या हो रहा पिछले 2-3 महीने से, ये लोग, हम जो किसान नेता बन के बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को, पार्लियामेंट को ये बोल रहा, अरे भाई तुम जो भी कानून बनाया वो वापिस ले लो। अरे आप, मैं पूछ सकता हूं, आप कौन है? पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, कोई आके कुछ भी पूछ सकते। मगर ऐसा बैठ के जो है, अभी अब क्या हो रहा पिछले 30-40 साल में, जिसमें ये लोग दिल्ली के आसपास बैठे और सत्याग्रह कर रहा, पूरा की पूरा सुबह से शाम तक लेके मीडिया में बैठते, इंटरव्यू लेते, वैसा बताते कि पूरा दुनिया गोलमाल हो गई। अरे हम सब 80 करोड़ है भाई, वहां जो हो सकता 20-30 हजार किसान बैठे हैं, सचमुच किसान भी होंगे। मगर हम ये जो सोचना है हम सब जो है, ये क्या हो रहा दिल्ली में, मजाक है क्या? गवर्नमेंट बुलाते, अब आप खुद बोल रहा कि 8 दफा ये चर्चा हुआ, कुछ नतीजा नहीं निकले। तो मैं मोदी साहब को, हमने बीजेपी गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं, आप जरा ये मिनिस्टर को बाजू रखे, आप एक सुप्रीम कोर्ट जज को डाल दीजिए कमेटी। अच्छा, हम हमारा जो मांगे हैं हम बताएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो भी अभी दिल्ली में बैठे ये किसान से पूछ लो। और ये दूसरा पब्लिक भी है ना भाई। देखो यहाँ क्या है, रिफॉर्म सिर्फ किसान के वास्ते नहीं है, अनएम्प्लॉयज के वास्ते है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, ये सबके वास्ते रिफॉर्म्स है। इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स आए, देश को भला हुआ। अब किसान की ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ये किसान की रिफॉर्म्स नहीं है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें होता। मेरे को ऐसा दिख रहा कि आप पहले भी बोल दिया, हम आप भी बोले कि क्या सुबह से लेके शाम को पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गई है, फ्री एंटरटेनमेंट हो गई। जो भी दिल्ली में होगा, मिनिस्टर बुलाते 40 लोग। अरे भाई, देश में कहा 40 किसान लीडर कहां से निकले? वो भी सिर्फ पंजाब हरियाणा से। हम पीछे 30 साल से हम मेहनत कर रहे। कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बात की है इसमें? अच्छा, दूसरा, मैं कांग्रेस नहीं बोल रहा हूँ। कब आया स्वामीनाथन रिपोर्ट? किसका गवर्नमेंट में आया? अच्छा, क्या क्या रिकमेंडेशन है आप नहीं इंप्लीमेंट किए। अब क्या है इसमें, कानून में सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट है भाई। इसके पहले जोशी साहब का रिपोर्ट है, रिफॉर्म्स है इसमें, ये सब चीजें जो है। हम भाई देखो, हमको तो कंफ्यूजन हो गया, हम बूढ़ा हो गया अभी। देखो, हो सकता है अब दिल्ली में पॉलिटिक्स है, दिल्ली में वाले बहुत होशियार है। मेरे को ये मजाक दिख रहा कि मोदी साहब गवर्नमेंट इतना मजबूत है। आप खुद बोल रहे हैं मोदी इज अ पावरफुल लीडर, वर्ल्ड लीडर, ये सब चीजें हो रहा। अब क्या हो रहा किसान के बारे में, तो ये तो मजाक दिख रहा हर दिन, एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग। ये जो डॉक्टर चेंगलराय बहुत ही नाखुश है इस पूरे तमाशे को महसूस करते हुए। उन्हें लगता है ये हो क्या रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो किसानों के स्तर पर 60 कुर्बानियों के साथ हो रहा है। ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये केवल मजाक नहीं है। जिस जगह पर धरने पर लोग बैठे हुए हैं, वहां के हालात देखिए। ठंड है जिसमें लोग अपने घर के अंदर कपा रहे हैं, वहां पर ये प्रदर्शनकारी खुले में बैठे हुए हैं। 60 लोग के मौत के संदर्भ में दावा है, 60 ना भी हो, 30, 40 जो भी है, ऐसे हालात के बीच में सरकार केवल बात कर रही है। कुलदीप अवस्थी जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार कुलदीप जी की बात सुनते हैं। जी कुलदीप जी। रेड्डी साहब, एक बार कुलदीप जी की बात सुनने दें, आपने पूरी बात कही, एक बार कुलदीप अवस्थी जी की बात सुने। जी कुलदीप जी। रेड्डी, आप बड़े सम्मानित हो, मैं आपसे पहली बार टीवी पे देख रहा हूं आज जी, और आपने 2-3 बातें बहुत गलत कही जी। आप 60 किसानों ने शहादत दे दी।
अरे भाई वो सब छोड़ो यार। रेड्डी साहब, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बार कुलदीप जी को अपनी बात पूरी कहने दें। आप जब बोल रहे थे उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी थी। सुनिए पहले, एक चीज आप आप हरियाणा का अपमान नहीं कर सकते आप मिस्टर रेड्डी। ये रिफॉर्म नहीं है। कुलदीप जी, रेड्डी साहब, मेरा आपसे फिर आग्रह है कि आप जब बोल रहे थे कुलदीप जी ने धैर्यपूर्वक आपकी पूरी बात को सुना। अब कुलदीप जी अगर बोल रहे हैं तो आप धैर्यपूर्वक सुनिए। आप तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो कैसे बात चलेगी? जी कुलदीप जी। मिस्टर रेड्डी आप सुनिए, ऐसी है, इसका जवाब दे दीजिए। आप इसका जवाब दे दीजिए, क्या क्या बात कर रहे हैं। आप हरियाणा पंजाब के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अरे यार, अधिकार दिया ये, देखो तुम वैसा हरियाणा हम बोल रहे हैं के बारे में। आप क्या पॉलिटिकल कर रहा, क्या बात कर रहे हैं आप अगर कांग्रेस वाले 15 साल तक आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ किसान बैठे होंगे? आपने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया? आपने आप बॉर्डर पर आके देखना, स्वामीनाथन रिपोर्ट के वास्ते। अब आप क्या क्या की बोल रहा है? अरे क्या मजाक की बात, अरे छोड़ो यार। तो देखो तुम लोग आप अपमान कर रहे हो। आपसे फिर आग्रह करूंगा, 8 लोगों की शहादत होगी, आप लोग अपमान कर रहे हो। आपका मोदी जाता है पाकिस्तान में, नवाब शरीफ की मां मरती है, उसके लिए आप शोक व्यक्त करते हो। चाहिए। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है। आपने अपना संक्षेप करना चाहा, पर आपसे यह सवाल है, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इसमें किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपने स्टैंड के साथ में है, पर इस बीच में विपक्ष कहीं गायब हो गया। विपक्ष बीच में आवाज लेकर आया था, लेकिन पिछले कुछ समय से विपक्ष खामोश है, गायब है परिदृश्य से। विपक्ष की खामोशी, विपक्ष के गायब होने को क्या कहें हम? हरियाणा के लोग सीमा पे खड़े हैं, आपका एक लोग हरियाणा, पंजाब के, राजस्थान और यूपी के लोग सीमा पर रक्षा करते हैं। आपका एक बेटा बताइए मेरा बच्चा है, आपका बच्चा कौन है सीमा के ऊपर? हमारा बच्चा हमारी सीमा पे। अपमान कर दिए, वो तब उनका बलिदान कर दिए। ये तो मैं माफी चाहूंगा, हमारे दोनों पैनलिस्ट शायद बातचीत की गंभीरता को निजी स्तर पर ले गए। यह हरियाणा की और आंध्रा के बीच की लड़ाई का विषय नहीं है। डॉक्टर चेंगल रेड्डी और कुलदीप वस परस्पर उलझ गए थे। बात किसानों के संदर्भ में है, सरकार की नीति के संदर्भ में है, बात किसी राज्य विशेष की नहीं है, देश के संदर्भ में है, उन 3 कानून के संदर्भ में जिसमें विरोधाभास है। विरोधाभास इस संदर्भ में कि देश की सरकार यह मानती है कि इन 3 कानूनों के माध्यम से ही देश में किसानों की तकदीर बदल पाएगी। दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में आंदोलनरत किसानों का मानना है कि तकदीर बदलेगी तो सही, पर हम पहले ही बर्बाद हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इन विरोधाभास के बीच में 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। एक बार फिर बातचीत के लिए दोनों पक्ष तैयार तो हैं, पर देश समझ नहीं पा रहा है कि ये बार बार बातचीत के लिए बैठ क्यों रहे, क्योंकि बातचीत के बाद में नतीजे के स्तर पर 0 सन्नाटा ही हाथ आता है। हम चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार सुनते हैं दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद आज कहा क्या बोल रहे हैं देश के कृषि मंत्री और क्या बोल रहे हैं आंदोलनरत किसानों के नेता। सुनिए एक बार। यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। मैं समझता हूं चर्चा जिस हिसाब से चल रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। बैठक में 3 कानूनों पर केवल इतनी चर्चा हुई है
कि सरकार ये कह रही है कि इनमें आप क्या क्या सुधार चाहते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। ये बात सरकार 8 राउंड कर चुकी है। हमने कहा ये बात अब हम आपसे नहीं करेंगे। 8 राउंड में हमारा एक ही जवाब रहा है कि आप इनको पहले रिवोक करिए, निरस्त करिए। इसी के बीच चर्चा होती रही, सरकार कहती रही, और हमने कहा कि नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है। एक बार नहीं, हम 20 बार कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं, ये कानून आप निरस्त करिए, उसके बाद अब कोई बातचीत होगी आपसे। तो कुल मिलाकर बैठक के बाद देश के कृषि मंत्री वो आंदोलनरत किसानों के नेता दोनों के बयान का विरोधाभास स्पष्ट तौर पर देश के सम्मुख है। फिर भी हम 8 तारीख की बातचीत के प्रति कोई उम्मीद रखें। दीपक जोशी जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। दीपक जी आप ही बताएं, कैसे उम्मीद रखें हम और कैसे उम्मीद रखे देश? इससे पहले मैं पहले की बहस पर जाना चाहता हूँ। उसमें कुलदीप जी ने कहा था कि पीयूष गोयल जी क्यों बैठे हुए हैं जी। इसके ऊर्जा मंत्री को बिजली की कितनी आवश्यकता है शायद कुलदीप जी नहीं जानते हैं। और मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश में 2003 के पहले का परिदृश्य और आज का परिदृश्य, जो किसान की आय बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, पैदावार बढ़ी है, उसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे दृष्टिकोण में अगर पीयूष गोयल जी बैठे हैं तो क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी बात, ये जो बातें दोनों आई माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर की और हमारे किसान नेता की, दोनों के बीच जैसा सभी लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत की जगह समस्या का हल निकाला जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में आपने खुद ने बोला कि 22 तारीख का सरकार ने अपनी तरफ से भेजा था। सरकार हर हालत में किसानों को अपने साथ लेकर काम करना चाहती है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि संघीय ढांचा है भारत का। संघीय ढांचे में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे से जगह पे, जहाँ पे हम तो ये कह सकते हैं हरित क्रांति पहले हुई है जी। पंजाब को हरित क्रांति का वो माना जाता है, राज्य माना जाता है जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ, मैंने तो किसानों से बातचीत की है कि उनको लगता है कि ये हमारे हित का है। अगर उनके हित में कहीं ना कहीं है तो समाज के माध्यम से वो हित को दूर करने का प्रयास सरकार करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित आंदोलन लगता है। जिस प्रकार से कुलदीप जी की भाषा आपने देखी, एक वरिष्ठ व्यक्ति के लिए उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। और मैं तो ये कह सकता हूँ, जय जवान जय किसान उन्होंने कहा तो जय विज्ञान अटल जी ने दिया। आज विज्ञान की बदौलत देश इतना आगे बढ़ रहा है, किसान अपनी पैदावार को बहुत आगे तक ले जा रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में अटल जी और अटल जी के बाद मोदी जी, इन्होंने ही किसानों के लिए और गांव के लिए किया है। आज प्रधानमंत्री सड़क है, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसके कारण है? कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच के कारण ही है। मोदी जी की सोच जो है वो निश्चित रूप से सकारात्मक है, और सकारात्मकता को लाने के लिए सरकार ने कानून लाया है। ये कानून आज के नहीं, दीपक जी मैं फिर आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं। आप भी इस बात की हिमायत कर रहे हैं कार्यक्रम के अंतर्गत कि ये कानून इतने बेहतर हैं। वो आंदोलनरत किसान जो एक बड़ी संख्या में कुर्बानी दे चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में देश की राजधानी की सीमा पर पिछले 40 दिन से मौजूद हैं, वो एक स्वर में कह रहे हैं इन कानूनों में संशोधन लायक कुछ है ही नहीं, हमें ये पूरे के पूरे निरस्त चाहिए। और 8 दौर की बातचीत हो चुकी। आपसे केवल जानने में अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है, क्या बातचीत के आधार पर गुंजाइश है जो आप बात करने के लिए बार बार जाते हैं? इतनी फुर्सत में कैसे हमारे कृषि मंत्री, इतनी फुर्सत में कैसे हैं जिन पीयूष गोयल जी की आप इतनी प्रशंसा कर रहे थे, इतने विभाग उनके पास में है, जब देखो तब आ जाते हैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बातचीत करते हैं और बातचीत का समापन ये हो जाता है कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में रही, समाधान नहीं निकला, अगली बार शायद निकलेगा। आपसे जानने में दिलचस्पी है, वाकई किसानों के प्रति संवेदनशील हैं आप जो आंदोलनरत किसान है, या अपने कानूनों के प्रति संवेदनशील हैं? थोड़ा इस पर रोशनी डाल दीजिए ना। देखिए, लोकतंत्र में जनता के हित को देखकर ही कानून बनाए जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जनता जो किसान है देश का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इस कानूनों को अपने हित में देख रहा है। जो हमारे 3 राज्यों के मतलब थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान का हम ले लें, बहुत कम हिस्से में किसान इस चीज से कहीं ना कहीं नाखुश है। तो उनकी खुशी के लिए सरकार तैयार तो है, बातचीत तो कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रारंभिक चर्चा में जो पॉइंट आए थे, खास करके बिजली के बिल को लेकर, एमएसपी को लेकर, आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फिर कहा कि हम एमएसपी को लेकर भी चर्चा हुई है। तो चर्चा लगातार हो रही है। सरकार कहीं ना कहीं हर हालत में
उनको भी अपने साथ लेकर उस कानून को आगे लागे करना चाहती है। आगे लागे करना चाहती है। दीपक जोशी जी की बात को प्रमोद जोशी जी आपने पूरे इत्मीनान से सुना होगा। आपके पास आऊं उससे पहले कुलदीप अवस्थी जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। पर कुलदीप जी मेरा आग्रह यह है, छोटा सा, बहुत नाराजगी से नहीं, बिल्कुल प्यार, आप सहजता से बात रखें। नहीं सर, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सहजता से रखूंगा। वो डॉक्टर साहब ने बात ऐसी की, देखिए हमारे साथी दीपक जोशी जी एक बात कर रहे थे जी कि मध्य प्रदेश का किसान बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का किसान खुश है। तो दीपक जोशी जी, पहले तो मैं जो आपके पीयूष गोयल जी को और आपको मैं बधाई देता हूँ जी। पहले जब रेलवे में थे, जिसी रेलवे चली वो यो देश देख रहा है, और जब आप बिजली में है तो जैसी बिजली चल रही है ये भी प्रदेश और देश देख रहा है। दूसरा जी, अगर आपका मध्य प्रदेश का किसान इतना संतुष्ट है तो आप एक बार मध्य प्रदेश के अंदर आपके कृषि मंत्री को भेज के तो देख लिए। और दूसरी बात, देखिए हर चीज का बात करने का तरीके से बात करने से हल होता है जी, पर जिस तरीके से बीजेपी के नेता डॉक्टर साहब जी, जिस तरीके से बीजेपी के नेता कभी हमारे को खालिस्तान के किसान भाइयों को कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उग्रवादी कहते हैं। मैं मंत्री जी जो हमारे पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी बैठे हैं, इसी किसान के बेटे सीमा के ऊपर इस देश की रक्षा कर रहे हैं जी। आप किसान की आवाज को दबा नहीं सकते, आपका फर्ज बनता है। आज आप देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी के पास नहीं जाएंगे जी, अपनी मांग मांगने के लिए वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। अगर आप लोगों के बस की नहीं है, किसानों का दर्द सुनना आपके बस की नहीं है, किसानों ने क्या कहा? किसानों ने ये कहा कि भी रामलीला ग्राउंड में जाके हम अपना धरना प्रदर्शन देंगे, हम अपना शांति प्रिय ढंग से हम अपना धरना दे रहे हैं इन 3 काले कानूनों के खिलाफ। आपने क्या किया? हरियाणा की पुलिस ने क्या किया? लोगों को लठों से मारा, गोलियां चलाई, पानी की बौछार छोड़ी। आपने पूरा बॉर्डर पे ऐसी इतनी फोर्सेज लगा दी। आपको ये पता होना चाहिए आज हमारे देश के सीमा के ऊपर क्या हाल है, चाइना में क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है, पाकिस्तान सीमा पे क्या हाल है। इतने अगर फौजी भाई, अगर इतनी सेना आप देश के बॉर्डर पे लगा देते तो आज हमारे बच्चे शहीद नहीं होते। तो कुलदीप जी बिल्कुल एक अलग नजरिए का था। उनका मानना है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है ही नहीं, और किसानों के साथ में जिस तरीके से सरकार ने टैकल करने की शुरू से कोशिश की है उसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। लेकिन मैं प्रमोद जी आपके पास में थोड़ा अलग सवाल पर आना चाहता हूं, और आना इसलिए चाहता हूं कि अभी भी भाजपा के सभी नेताओं के संवाद को देखें, उनकी अभिव्यक्ति को देखें, उनके तौर तरीकों को देखें, वो अभी भी 40 दिन 45 दिन के विभिन्न दौरों की बातचीत आंदोलन के बावजूद इस बात पर कायम है कि कानून तो बेहतरीन है। जब ये मानते हैं कि कानून बेहतरीन है तो निरस्त कैसे होंगे, और जब निरस्त नहीं होंगे तो समाधान निकलेगा कैसे? प्रमोद जोशी जी बताएं ना कैसे निकलेगा। देखिए, एक तो कानून बेहतर है या बेहतरीन है या किसानों के भले के लिए है, ये तो एक राजनीतिक बयान है जी। संभव है कि कुछ किसानों का या जो बीच में कारोबार करने वाले हैं अनाज का, उनके हितों को चोट लगती हो जी, और उस चोट को या एक तरीके से स्टेटस को बनाए रखने के लिए जब है कि ये बने रहना चाहिए, प्रतिरोध कर। मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल में कल्चर का वो रोल नहीं रहना है सोसाइटी में जो आज से 70 साल पहले था जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत WTO के आपके जो समझौते हैं आपको इस बात का दबाव डालेंगे कि आपको जो एग्रीकल्चर में जो बहुत पैसा या है तो। तीसरी बात ये कि कहीं आइडियोलॉजिकली मोटिवेशन का है तो राजनीतिक है या किसी और है, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये जो बदलाव, जो भी कानूनों में बदलाव हो रहा है, इसकी तैयारी पिछले 3 साल से थी। और अगर आप कल को ई मंडियां या जो देंगे तो भी इसकी पड़ेगी किसी ना किसी रूप में। सवाल क्या है कि हम बुनियादी तौर पर सरकारी और किसानों के जो नेता हैं या किसान वो
स्टैंड बनाकर रखें तो ये टकराव बना रहेगा और को दूर करने के लिए बेहतर हो या तो सरकार एक कदम पीछे हटे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहा था कि उसके लिए लागू करने से मना करे, या किसान इस बात पर सहमत हो कि इन कानूनों को एक बना जाए, वो विचार करे। रास्ते नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रमोद जोशी जी भी इसी उलझन के साथ में, लेकिन मैं डॉक्टर चेंगल रेड्डी जी के पास में एक अलग सवाल के लिए जाता हूं। चेंगल रेड्डी साहब, आप उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से इन कानूनों के समर्थन में मुखर आवाज है। आपका मानना है कि ये तो जरूरत थी, होना ही चाहिए था, पर सवाल इस बात का है कि जो सरकार इतनी दृढ़ता से कहती है बहुत अच्छे कानून, जो सरकार ये बोलती है कि बहुत सोच समझकर ये कानून लाए गए, आप जैसे विद्वान भी इन कानूनों का समर्थन करते हैं। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो सरकार इनमें इतने सारे संशोधनों के लिए हामी क्यों भरती है? और जब इनके लिए हामी भरती है तो फिर निरस्त भी क्यों नहीं कर देती है? नहीं, देखिए ये सब पूरा कंफ्यूजन हो गया हमको। तो देखिए जो दिल्ली में भी पिछले 4-5 साल महीने से क्या हो रहा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। पहले पंजाब की भाइयों ने कहा कोई एमएसपी का प्रॉब्लम है, फिर अब यहाँ दिल्ली आने के बाद बोला ये 3 कानून को वापस लो, फिर बोला वो हरियाणा में वो जलने का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट का प्रॉब्लम है। भाई ये सब, इसके अलावा 100 प्रॉब्लम्स है किसान का। मगर हमारे जैसे कार्यकर्ता हमने सिर्फ यही देखते कि पॉलिसी लेवल पे कुछ आए तो कुछ आइंदा दिनों में अच्छा बुरा हो। अब देखिए एक चीज आप देख लीजिए, 1990 पे जब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह रिफॉर्म्स लाए, ये पूरा देश में ऐसा चर्चा हुआ क्या? जी नहीं हुआ। अच्छा, फिर लाए, फिर बाद में बहुत सारी यूनियंस अपोज किए, पिछले 30 साल में बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस भी आ गए वो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में। अभी खेती का जो रिफॉर्म्स आए आने दो, फिर आइंदा दिनों में एक के बाद एक देखेंगे और इसमें अच्छा सामने ले जा सकते। अब हमको तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पार्टी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए और अमल नहीं कर सके, वही पार्टी वाले अब वही स्वामीनाथन रिपोर्ट को अमल करे तो जाके बड़े महत्वपूर्ण बात डॉक्टर चेंगल रेड्डी ने कही है। हमारा समय समाप्त हो रहा है। कुलदीप जी बार बार कर रहे हैं, उनसे ये सवाल करने के लिए आता हूं। कुलदीप जी, ये सवाल बार बार उठता है, स्वामीनाथन कमेटी आपकी सरकार के दौर की उपलब्धि है, 10 साल सरकार में रहे तब तो कुछ किए नहीं, अब सवाल करते हैं ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? थोड़ा रोशनी डालिए ना। देखिए डॉक्टर साहब, मैं रेड्डी साहब की बातों का मैं जवाब एक एक चीज से दूंगा, पर रेड्डी साहब से ये कहे कि जैसे मैंने सुना है वैसे सुनने की हिम्मत रखें। जी 10 साल कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, 5 साल में 6 साल में मोदी जी ने एक छड़ी लेके आए और इस प्रदेश पे फेर दी और सारा प्रदेश सोने का बन गया। मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा जी। रेड्डी साहब, 10 साल पहले कांग्रेस ने जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करवाने की कोशिश की और जो पेश की, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से इस कमेटी के चेयरमैन थे जी। और मैं अगली बार आपको डिबेट में बैठूंगा, वो विद इन प्रूफ दिखाऊंगा उन्होंने क्या लिखा है जी। एक चौथा तीन कानून आपने लिख दिए जी, चौथी लाइन लिखने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है जी, क्यों? और जब किसान एक बात कह रहा है, डॉक्टर साहब आपकी नॉलेज में एक चीज डाल दूं, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के तहत पेप्सी कंपनी ने पंजाब के अंदर आलू की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आपकी नॉलेज में होगा ये जी। और करीबन 10 से 15 हजार किसान जिन्होंने आलू की खेती की जी, और आलू का 6.5 रुपए के भाव से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आलू गया 18 रुपए केजी तक। किसान ने कहा कि भी मेरा आलू तो बहुत सस्ता है, उन्होंने कहा आपका एग्रीमेंट है। उसके बाद आलू पिटा 14 पैसे, 15 पैसे, 16 पैसे। उसके बाद जब वो गए कि भी हमारा तो 6.5 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट है, तो पेप्सी कंपनी ने, आपको पता है, पूछ रहा है। कुलदीप जी, मैं समझ नहीं पाया आपसे सवाल हमने क्या किया, आप उत्तर कहां ले गए? हमने सवाल तो आपसे केवल इतना किया था कि स्वामीनाथन कमेटी के संदर्भ में आप बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये उसी से रिलेटेड है, ये उसी के ऊपर आएगी चीज। मैं आपको विस्तार से बताऊं, उन्होंने कड़ा बनवा के आलू निकाले उसके अंदर से कि भाई आलू हम वो लेंगे जो इस कड़े के अंदर निकल जाए। कारण क्या है?
कांग्रेस ने दीपक जोशी, हाँ, वापस लगाओ संपर्क को। आपसे रेड्डी जी ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत। कांग्रेस ने क्या किया? आप मोदी जी को इस टीवी पे बैठ के हर चीज में सर्टिफिकेट आपने दे दिया, बहुत अच्छे कानून है। अगर इतने अच्छे कानून है तो विरोध क्यों है? क्यों है विरोध? कुलदीप जी ने अपने बात का सवाल करने के स्थान पर सवाल करना ही उचित समझा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो केवल इतनी है कि देश उलझन की स्थिति का शिकार है। कुल मिलाकर यह बातचीत के संदर्भ में दोनों पक्ष बार बार ये दुहाई तो देते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है, पर अब बातचीत जितनी लंबी चल रही है और जितने निरर्थक परिणाम दे रही है, उससे वाकई ये संदेह पैदा हो गया है कि क्या वाकई लोकतंत्र में समाधान संवाद से निकलता है? क्योंकि अगर संवाद से निकलता है तो इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों की मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में किसान नेताओं की मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हुए किसान, इतनी बड़ी संख्या में धरना देते हुए किसानों की मौत, और उसके बाद भी देश के सम्मुख केवल उलझन, तो सवाल उठता है कि ऐसी लोकतंत्र के लिए आज़ादी हासिल की थी हमने? देखें इसका उत्तर हमें मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, उस चर्चा का जिसका नतीजा अभी तक किसी रूप में निकल कर नहीं आया। न किसान और सरकार के बीच होने वाली बातचीत से कोई नतीजा निकल सका, और ना ही आज हमारी चर्चा के अंदर कोई नतीजा निकल सका, क्योंकि किसी के पास समाधान की कोई राह नजर नहीं आती। और इस उलझन को व्यक्त करता हुआ हमारा आज का शेर, वही देता है जो देता है, वही देता है जो देता है, नजरों की उलझनों से नजात कभी कभी वही उलझन में डाल देता है। फिरदौस गयावी का ये जो शेर है, ये हमारी उलझनों को व्यक्त करता है। देखें इस उलझन का समाधान हमें कब मिलता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।